बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं ज़फ़र अली शाह आपका केमिस्ट्री टीचर। स्टूडेंट्स, हमने चैप्टर 12 स्टार्ट किया था, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से रिलेटेड है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री आप जानते हैं कि ये फ़िज़िकल केमिस्ट्री या केमिस्ट्री की वो शाख है जिसमें हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी की कन्वर्शन केमिकल एनर्जी में डिस्कस करते हैं और केमिकल एनर्जी दोबारा इलेक्ट्रिकल एनर्जी में जब कन्वर्ट हो, इस स्टडी को हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कहते हैं। उसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। इलेक्ट्रोलिसिस या इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस आप जानते हैं कि जब हम इलेक्ट्रोलाइट्स की सोल्यूशन से करंट पास करते हैं और केमिकल चेंज हो, उसको हम इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस या इलेक्ट्रोलिसिस कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, आइए शुरू करते हैं फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। स्टूडेंट्स, आपकी किताब के मुताबिक माइकल फैराडे 1813 उसने एक रिलेशन दी, क्वांटिटेटिव रिलेशन, जिसमें हम क्वांटिटी की बात करते हैं, हाउ मच ऑफ द सब्सटेंस उसकी बात करते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट या इलेक्ट्रिसिटी और जो इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस के दौरान एनोड और कैथोड पर जो सब्सटेंसेस डिपॉजिट हो जाती हैं, जो आयंस डिपॉजिट हो जाते हैं, उनकी मासेस के बारे में या उनकी क्वांटिटेटिव रिलेशन के बारे में इंफॉर्मेशन है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो फर्स्ट लॉ ऑफ फैराडेज का स्टेटमेंट ये है स्टूडेंट्स के द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड W। अगर हम कहते हैं कि हम एक इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस कर रहे हैं, अगर आपको याद हो 9th की केमिस्ट्री में हमने एक टॉपिक डिस्कस किया था इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर में, इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग ऑफ कॉपर। अब जिस मेटल को हम रिफाइन करते हैं उसका एनोड बनेगा और उसको जिसके सरफेस पर डिपॉजिट करते हैं उसका कैथोड बनेगा। अगर हम कॉपर को रिफाइन कर रहे हैं तो कॉपर का एनोड भी होगा और कैथोड भी होगा। अब एनोड से आयोनाइज होगा और कैथोड पर डिपॉजिट होगा, तो कैथोड पर कितना डिपॉजिट होगा उसको हम W से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस W डिपॉजिटेड और लिबरेटेड, एनोड से लिबरेट होगा स्टूडेंट्स, आयोनाइज होगा, सोल्यूशन में आएगा और कैथोड पर डिपॉजिट होगा। एट एन इलेक्ट्रोड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। क्यों? मतलब ये है स्टूडेंट्स, आसान अल्फाज में हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस को हम जितना ज्यादा टाइम देंगे उस प्रोसेस को, 1 घंटा 2 घंटे या ज्यादा, तो उतना मटेरियल हमारे साथ डिपॉजिट होगा। ठीक है, कैथोड पर या एनोड पर। अब वो कंडीशंस पर डिपेंडेंट है, लेकिन यहाँ पर आपकी समझ के लिए हम कैथोड की बात करेंगे क्योंकि एनोड पर ऑक्सीडेशन और कैथोड पर रिडक्शन होगी। स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर इस स्टेटमेंट को मैथमेटिकली हम एक्सप्लेन करते हैं कि द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस W इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट ऑफ द करंट या इलेक्ट्रिसिटी हम कह सकते हैं। ठीक है, जितना ज्यादा करंट पास होगा उतना ज्यादा अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस क्या होगा, डिपॉजिट होगा ऑन इलेक्ट्रोड्स। अब क्योंकि मैथमेटिकल रूल्स के मुताबिक जब हम दो वेरिएबल्स में से प्रोपोर्शनैलिटी साइन को रिमूव करते हैं तो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट इंसर्ट कर लेते हैं। यहाँ पर इस साइन को रिमूव करने के बाद इक्वलिटी साइन आएगा और प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट Z आएगा। अब Z के बारे में क्या है स्टूडेंट्स, W इज मास इन ग्राम्स, जो डिपॉजिट होगा या लिबरेट होगा इलेक्ट्रोड्स पर। Q इज द अमाउंट ऑफ चार्ज इन कूलम्स, कि कितना चार्ज हमने पास किया है, और Z जो है प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है, जिसको हम इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट भी कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट का मतलब है इक्विवेलेंट मास या इक्विवेलेंट मॉलिक्यूलर मास हम कह सकते हैं। स्टूडेंट्स, अगर आप देखते हैं सल्फ्यूरिक एसिड है जिसका केमिकल फार्मूला है H2SO4। H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड का मोलर मास है 98 ग्राम्स पर मोल। अब स्टूडेंट्स, सल्फ्यूरिक एसिड जब आयोनाइज हो जाएगा तो ये 2 प्रोटॉन रिलीज करेगा। अब हम इक्विवेलेंट मास या केमिकल इक्विवेलेंस कैसे कैलकुलेट करेंगे? सल्फ्यूरिक एसिड का मोलर मास डिवाइडेड बाय 2 का फैक्टर कहां से आएगा? इसको हम N फैक्टर कहते हैं। 2 कहां से आएगा? 2 वहां से आएगा जब सल्फ्यूरिक एसिड आयोनाइज होगा तो ये हमें 2 प्रोटॉन देगा और उसके साथ साथ सल्फेट आयन की फॉर्मेशन होगी।
अब ये 2 जो है नंबर ऑफ रिप्लेसेबल आयंस इसको हम कह सकते हैं, तो 98 डिवाइडेड बाय 2, तो 49 इसका आंसर आएगा। 49 इज द इक्विवेलेंट वेट या इक्विवेलेंट मास ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। आयंस की केस में हम कैसे करेंगे, जैसे कॉपर आयन है, सपोज स्टूडेंट्स कॉपर है, वो ऑक्सीडाइज होकर कॉपर डबल पॉजिटिव और 2 इलेक्ट्रॉन्स देगा। अब मोलर मास ऑफ कॉपर को डिवाइड कर ले आप 2 पर, क्योंकि इसने 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज किए हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। एन फैक्टर ऑफ कॉपर इज 2, या अगर इसकी रिडक्शन होगी तो ये 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन करेगा। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन या गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन दोनों, अब जितने इलेक्ट्रॉन्स गेन या लूज होंगे उन पर उस सब्सटेंस का एटॉमिक वेट जो है या मोलर मास जो है वो डिवाइड कर लें, वो उसके केमिकल इक्विवेलेंस के बराबर होगा, ठीक है स्टूडेंट्स। अब हम कहते हैं कि व्हाट अबाउट जेड, जेड की क्या वैल्यू होगी, तो उसके लिए स्टूडेंट्स अगर हम कहते हैं कि इस प्रोसेस में हम 1 कूलम्ब चार्ज को पास करवाते हैं या 1 कूलम्ब इलेक्ट्रिसिटी पास करवाते हैं स्टूडेंट्स, तो फिर Q इज इक्वल टू 1 कूलम्ब। In turn, equation number 1 becomes W is equal to Z. ठीक है स्टूडेंट्स। अब W जो है ये उस मटेरियल का जिसकी डिपोजिशन या लिबरेशन हो रही है स्टूडेंट्स, उसका मास इन ग्राम्स है, तो फिर हमारे पास Z जो होगा वो क्या होगा कि Z is mass of a substance deposited when 1 coulomb electricity is passed through the electrolyte. जब उस इलेक्ट्रोलाइट से 1 कूलम चार्ज पास हो तो जितना मास डिपॉजिट होगा उस आयंस का, उन आयंस का, तो फिर वो किसके बराबर होगा, Z के बराबर होगा, ठीक है स्टूडेंट्स। अब मैथमेटिकली Q इज इक्वल टू IT, इनफैक्ट I इज इक्वल टू चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। करंट को हम इस तरह डिफाइन करते हैं स्टूडेंट्स कि I इज इक्वल टू चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। चार्ज का यूनिट है, फिजिक्स से आपको पता है, चार्ज का यूनिट है कूलम्स और करंट का यूनिट है एम्पेयर। तो एम्पेयर इज इक्वल टू कूलम्स पर टाइम, पर यूनिट टाइम। तो या यूनिट्स की बात नहीं करते फिलहाल, I इज इक्वल टू QT एंड वी नीड या वी कैन से Q इज इक्वल टू I मल्टीप्लाइड बाय T। तो स्टूडेंट्स Q की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में इंसर्ट कर लेते हैं तो हमारे पास इक्वेशन नंबर 3 आ जाएगा कि W इज इक्वल टू ZIT। दिस इज द स्टेटमेंट या दिस इज द मैथमेटिकल एक्सप्लेनेशन ऑफ कूलम्स फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। स्टूडेंट्स आपको मैं बताता चलूं, इन लॉज की एक्सप्लेनेशन आपकी किताब में जितनी है यहाँ पर आपको उतनी ही इंफॉर्मेशन डिलीवर की जा रही है, ठीक है, आसान अल्फाज में और ब्रीफली। What about Faraday's second law of electrolysis? आइए बोर्ड नंबर 2 पर डिस्कस करते हैं। स्टूडेंट्स सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस हमें क्या इंफॉर्मेशन डिलीवर करती है? If same amount of current is passed through solution of different electrolytes, अगर हम 2 इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशंस को एक सीरीज में कनेक्ट कर लें, ठीक है स्टूडेंट्स, और अब अगर उनसे करंट पास हो तो जो अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस डिपॉजिट होगा इलेक्ट्रोड्स पर वो बराबर होगा उन सब्सटेंसेस की केमिकल इक्विवेलेंस के रेशो के बराबर। मैं जरा डायग्राम ड्रा करूं, इंशाल्लाह आपको ये बात वाज़ेह हो जाएगी। स्टूडेंट्स 2 हाफ सेल्स हैं हमारे पास, जनरल डिस्कशन करते हैं इस पर, स्पेसिफिक नहीं कि इनमें से इलेक्ट्रोड्स कौन से या किस मटेरियल के बने हुए हैं। अब स्टूडेंट्स 2 हाफ सेल्स हैं जिसको हमने एक्सटर्नली कनेक्ट किया है बैटरी सोर्स के साथ। दिस इज एनोड, दिस इज कैथोड। फिर सेकंड सेल का एनोड फर्स्ट सेल के कैथोड के साथ कनेक्टेड है और इसी तरह सेकंड सेल का कैथोड फर्स्ट सेल के एनोड के साथ कनेक्टेड है थ्रू बैटरी। अब ये सीरीज में है स्टूडेंट्स, ये इलेक्ट्रोलाइट्स जो हैं ये सीरीज में है। अब इनसे जब करंट की पैसेज होगी सेम करंट पास होगी यहां से, ठीक है स्टूडेंट्स। अब इसके बारे में फैराडे कहता है कि अगर इससे हम सेम अमाउंट ऑफ चार्ज या सेम अमाउंट ऑफ करंट पास करें
तो इन इलेक्ट्रोड्स पर आयंस की जो डिपोजिशन होगी या लिबरेशन होगी, जो आयंस रिलीज होंगे, वो इनकी केमिकल इक्विवेलेंस की रेशो के बराबर होगा। जैसे मैथमेटिकली मैं कह सकता हूं कि W1 amount of the substance deposited in cell number 1 divided by amount of the substance deposited in cell number 2, जिसको हम W1 और W2 से रिप्रेजेंट करते हैं। रेशो है स्टूडेंट्स इज इक्वल टू द केमिकल इक्विवेलेंस ऑफ फर्स्ट टू द केमिकल इक्विवेलेंस ऑफ सेकंड। ठीक है स्टूडेंट्स, आपकी समझ के लिए केमिकल इक्विवेलेंस को यहां पर मैंने स्मॉल ई और E1 और E2 से रिप्रेजेंट किया। या इस लॉ का सेकंड स्टेटमेंट हम इस तरह देख सकते हैं या पढ़ सकते हैं स्टूडेंट्स के द मासेस ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेस लिबरेटेड फॉर द सेम क्वांटिटी ऑफ करंट आर प्रोपोर्शनल टू देयर इक्विवेलेंट मासेस। अगर इससे आप इस मैथमेटिकल फॉर्म से जो आपके सामने बोर्ड पर मौजूद है, अगर इससे हम W1, W2, E1 और E2 खत्म कर दें, इक्वलिटी का साइन खत्म कर दें, तो फिर W ये वाला स्टेटमेंट हमारे पास बन जाएगा स्टूडेंट्स, W is directly proportional to Q, ठीक है, या W is directly proportional to E। अच्छा स्टूडेंट्स, एग्जाम्पल के तौर पर सेम अमाउंट ऑफ करंट थ्रू डाइल्यूट कॉपर सल्फेट और डाइल्यूट सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन से, क्योंकि दोनों इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, डाइल्यूट हैं, इनसे जब हम करंट पास करेंगे स्टूडेंट्स, तो एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में कॉपर की डिपोजिशन होगी, दूसरे इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में फिर सिल्वर की डिपोजिशन होगी। होगा क्या, इंटरवल ऑफ टाइम जो होगा वो सेम होगा। वी विल फाइंड दैट द रेशो ऑफ द मासेस ऑफ लिबरेटेड सिल्वर एंड कॉपर, सिल्वर और कॉपर के जो मासेस लिबरेट होंगे स्टूडेंट्स, उनकी रेशो किसके बराबर होगी, 107.88 डिवाइडेड बाय 31.54। अब ये जो है स्टूडेंट्स, ये केमिकल इक्विवेलेंस या इक्विवेलेंट मास की मैंने बात की। Equivalent mass of silver is 107.88. This is in fact the molar mass of silver. और उसके बाद नीचे जो लिखा गया है 31.54, this is the equivalent mass of copper. मैंने कुछ देर पहले आपको कहा स्टूडेंट्स के equivalent mass हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। अगर मॉलिक्यूल होगा जहां पर redox reactions ना हो, तो उसके लिए जब हम equivalent mass की या chemical equivalence की कैलकुलेशन करेंगे, उसका molar mass divided by number of replaceable ions, जैसे सल्फ्यूरिक एसिड की केस में प्रोटॉन्स की मैंने बात की। अगर फास्फोरिक एसिड होगा आपके पास H3PO4, तो फिर नंबर ऑफ रिप्लेसेबल आयंस आर 3, आपने उसका मोलर मास 3 पे डिवाइड करना है। इस केस में चूंकि कॉपर 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, आपको इसके फॉर्मूले से ही वाज़ेह है कि कॉपर 2 आयंस जब रिड्यूस होंगे कॉपर एटम में, तो वो 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन करेंगे। अब मोलर मास ऑफ कॉपर डिवाइडेड बाय 2, ठीक है स्टूडेंट्स, तो उससे हमारे पास कॉपर का इक्विवेलेंट मास या इक्विवेलेंट वेट या केमिकल इक्विवेलेंस आ जाएगा। अब स्टूडेंट्स, हमारे पास कुछ देर पहले मैंने इस इक्वेशन की बात की कि इससे जब कांस्टेंट W1, W2 ये और ये इक्वालिटी साइन हम हटा दे, तो ये इक्वेशन बनेगा स्टूडेंट्स। दिस इज इन फैक्ट इक्वेशन नंबर 1, ये बनेगा उससे, जो कि फैराडेज सेकंड लॉ का स्टेटमेंट है, जिसमें हमें कहा गया है कि अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस डिपॉजिटेड और लिबरेटेड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इक्विवेलेंट मास ऑफ दैट सब्सटेंस। मैंने आपको इक्विवेलेंट मास की वजाहत दी स्टूडेंट्स। ये फर्स्ट लॉ है, सेकंड लॉ का स्टेटमेंट है, इक्वेशन नंबर 1। और फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस W इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q। ठीक है स्टूडेंट्स, क्यों, मैंने आपको कुछ देर पहले कहा कि इट रिप्रेजेंट्स इलेक्ट्रिक चार्ज इन कूलम्स। अब W इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू IT। मैंने आपको कुछ देर पहले मैथमेटिकली बता दिया कि करंट इज इक्वल टू चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। फिर हमने उससे चार्ज को इक्वलाइज किया कि चार्ज इज इक्वल टू करंट मल्टीप्लाइड बाय टाइम। तो अब Q की जगह IT की वैल्यू आएगी। ठीक है स्टूडेंट्स, अब दोनों स्टेटमेंट्स को हम कंबाइन करते हैं, यहां पर भी W है और यहां पर भी W है, तो दोनों लॉज में लेफ्ट हैंड साइड जो है इक्वल है, तो हमारे पास इक्वेशन इस तरह बन जाएगा कंबाइनिंग से कि W इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ITE। अब प्रोपोर्शनलिटी साइन खत्म होगा स्टूडेंट्स और उसकी जगह पर कांस्टेंट आएगा
फेराडेस कांस्टेंट जिसको हम कहते हैं, और इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू जो है दैट इज 95600 कूलम्स। अब स्टेटमेंट को देखें, फॉर अ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ करंट फॉर फिक्स्ड टाइम IT/F फैक्टर इज कांस्टेंट। स्टूडेंट्स, इस इक्वेशन नंबर 3 से हम फेराडे सेकंड लॉ को कैलकुलेट कर सकते हैं मैथमेटिकली। कैसे? कि अगर हम एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ करंट पास करें एक पार्टिकुलर टाइम के लिए, फिक्स टाइम के लिए, तो फिर ये वाला फैक्टर जो है IT/F ये कांस्टेंट हो जाएगा। ठीक है, तो कांस्टेंट हटाने से, इक्वलिटी साइन हटाने से प्रोपोर्शनैलिटी साइन आएगा, जिसमें W is directly proportional to the chemical equivalence of that substance. Students, this is all about the Faraday's second law of electrolysis. अब ये वैल्यू कहां से आई है? 9.5600. It represents the charge on 1 mole of electron. अब आपको पता है कि charge on electron is 1.6 × 10⁻⁻19 coulombs. ये एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज है स्टूडेंट्स। अब अगर हमारे पास कितना चार्ज होगा जब 1 मोल इलेक्ट्रॉन होंगे? Na रिप्रेजेंट्स एवोगैड्रो नंबर, और आपको पता है कि 1 मोल इज इक्वल टू एवोगैड्रो नंबर। अब एवोगैड्रो नंबर को 1.6 × 10⁻⁻19 के साथ मल्टीप्लाई कर लें, आपके पास जो आंसर आएगा वो 9.95600 से कम होगा। लेकिन केमिस्ट्स कहते हैं कि इस वैल्यू को हमने 95600 कूलम्स ही लिखना है, वरना इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन से आंसर जो आएगा उसमें से थोड़ा सा फर्क होगा। स्टूडेंट्स, ये हमने फेराडे सेकंड लॉ को डिस्कस किया, इससे पहले हमने फर्स्ट लॉ को डिस्कस किया। दिस इज ऑल अबाउट दीज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। इससे रिलेटेड किताब में न्यूमेरिकल्स हैं, एग्जाम्पल में न्यूमेरिकल्स हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, ट्राई टू कैलकुलेट दोज बाय योरसेल्फ। आइए बोर्ड नंबर 3 पर एक नए टॉपिक को डिस्कस करते हैं। स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज बैटरीज। अब बैटरीज की जरूरत क्यों पड़ी? स्टूडेंट्स, जनरली लाइफ से रिलेटेड एग्जांपल से मैं आपको बता दूं, सोलर एनर्जी जो है वो अल्टीमेट सोर्स है एनर्जी का। अब जो फॉसल फ्यूल्स हैं जैसे पेट्रोल है, CNG है, डीजल है, कोयला है, इनके बारे में कहा जा रहा है कि नियर फ्यूचर में या थोड़ा सा ज़्यादा इंटरवल अगर हम कंसिडर कर लें, उसमें ये एनर्जी सोर्सेस ख़त्म हो जाएंगे। अब हमने अल्टीमेटली जाना है सन, जो कि सोलर सोर्स है एनर्जी का। अब उस एनर्जी को हम कैसे यूटिलाइज करेंगे, उस एनर्जी को स्टोर हम कैसे करेंगे? उसके लिए हम बैटरीज की तरफ जाते हैं। बैटरीज का फंक्शन क्या है? ये केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में और इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी के फॉर्म में क्या करती हैं? स्टोर करती हैं। आपकी किताब में जो इलेक्ट्रोकेमिकल एनर्जी स्टोरेज डिवाइसेस हैं वो 4 किस्म की बताए गए हैं। आइए जरा डिस्कशन कर लेते हैं। नंबर 1 जो है दैट इज प्राइमरी बैटरीज। एग्जांपल जो है ड्राई सेल, और हम इस लेक्चर में ड्राई सेल की वजाहत करेंगे। सेकेंडरी बैटरीज हैं पोजीशन नंबर 2 पर, जिसको हम लेड स्टोरेज बैटरी कहते हैं, जो नॉर्मली गाड़ियों में इस्तेमाल होती हैं ये बैटरियां। और थर्ड जो है सोलर बैटरीज हैं या सोलर सेल्स हम कह सकते हैं, जो कि सोलर एनर्जी को डायरेक्टली केमिकल एनर्जी में और इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती हैं। और आखिरी जो है फ्यूल बैटरीज हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, आज की डिस्कशन हमारी है ड्राई सेल से रिलेटेड, जिसको हम प्राइमरी कहते हैं। प्राइमरी आर इररिवर्सिबल सेल्स। इररिवर्सिबल सेल्स इस टर्म में कहते हैं कि ये सेल्स जब एक दफा यूज हो जाते हैं तो फिर इनको हम डिस्कार्ड करते हैं, ये दोबारा रिचार्ज नहीं हो सकते। और जो सेकेंडरी बैटरीज हैं ये रिचार्जेबल सेल्स हैं, जैसे मोबाइल बैटरीज हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, ड्राई सेल की वजाहत करते हैं स्टूडेंट्स। ड्राई सेल बिलोंग्स टू द कैटेगरी ऑफ प्राइमरी बैटरीज। अब स्टूडेंट्स, आपको पता है कि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स या इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से रिलेटेड जो सेल्स हैं, अब यहाँ पर जो सेल की टर्मिनोलॉजी हम यूज कर रहे हैं वो बायो से रिलेटेड सेल नहीं है स्टूडेंट्स। यहां पर हम सेल उस कंटेनर को कहते हैं जहां पर रेडॉक्स रिएक्शंस होंगे। अब आपको पता है कि रेडॉक्स रिएक्शंस के लिए किन चीजों की जरूरत है? इलेक्ट्रोड्स की जरूरत है और इलेक्ट्रोलाइट की जरूरत है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इस ड्राई सेल में जो इलेक्ट्रोड्स होंगे, दोज आर कैथोड एंड एनोड।
एनोड इसमें से बना होगा जिंक से, जिसको हम कहते हैं कि कंटेनर ऑफ द सेल। अब आप अगर नॉर्मली जो डेली लाइफ में हम सेल्स यूज करते हैं टीवी रिमोट या एसी रिमोट वगैरह में, अगर आप इसको देखते हैं बाहर से जो कवरिंग हमें दिखाई दे रही है दैट इज मेड ऑफ जिंक विच इज एक्टिंग एज एनोड। अब एनोड आपको पता है कि वो इलेक्ट्रोड है जिस पर ऑक्सीडेशन होगी, ठीक है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। हम एनोड को इसी तरह भी डिफाइन करते हैं कि इससे करंट छोड़कर जाएगा सेल को। कैथोड इज कंपोज्ड ऑफ ग्रेफाइट, ग्रेफाइट लेकिन हैंगिंग ग्रेफाइट मैंने लिखा है स्टूडेंट्स। ग्रेफाइट रॉड होगा जो कि उस कंटेनर के दरमियान में इलेक्ट्रोलाइट में हैंग हुआ होगा। इलेक्ट्रोलाइट क्या है स्टूडेंट्स? इलेक्ट्रोलाइट इज अ मिक्सचर, मॉइस्ट मिक्सचर है। उसमें क्या मौजूद है? एमोनियम क्लोराइड है, मैंगनीज डाइऑक्साइड है, जिंक क्लोराइड है और उसके साथ साथ पाउडर्ड कार्बन है। ठीक है स्टूडेंट्स। इलेक्ट्रोड्स आर सेपरेटेड बाय पोरस पेपर। अब स्टूडेंट्स कंटेनर तो हमने बात की कि वो जिंक का बना हुआ है विच इज एक्टिंग एज एनोड। अब एनोड को इलेक्ट्रोलाइट और कैथोड से सेपरेट किया गया है बाय अ पोरस पेपर। ठीक है स्टूडेंट्स। और कंटेनर जो है ये सील्ड है ताकि ये जो मॉइस्चर है उससे एवापोरेट ना हो। अब होगा क्या इसकी केमिस्ट्री, ये तो हमने कंस्ट्रक्शन की बात की। केमिस्ट्री में आपको पता है कि दो रिएक्शंस होंगे, ऑक्सीडेशन रिएक्शन एंड रिडक्शन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन में लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन और रिडक्शन में गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है स्टूडेंट्स। अब जिंक चूंकि एक्टिंग एज एनोड वो ऑक्सीडाइज होगा, उससे क्या होगा? इलेक्ट्रॉन्स थ्रू एक्सटर्नल सर्किट अप्रोचेस कैथोड। अब एक्सटर्नल सर्किट का क्या मतलब है स्टूडेंट्स? आप टीवी रिमोट पर बटन दबाते हैं जिससे चैनल चेंज हो जाता है या वॉल्यूम कम या ज्यादा हो जाता है। अब जैसे ही हम बटन दबाते हैं चेंज क्यों आ जाता है टीवी स्क्रीन पर? वो इसलिए क्योंकि जब जिंक ऑक्सीडाइज होगा वो इलेक्ट्रॉन्स और टीवी रिमोट की जो सर्किट है उससे होते हुए फंक्शन परफॉर्म कर लेता है, वो इलेक्ट्रॉन आ जाएगा दोबारा कैथोड पर। इलेक्ट्रॉन फ्लो को हम करंट कहते हैं स्टूडेंट्स। एनोड से इलेक्ट्रॉन जाएगा, करंट लीव्स द सेल थ्रू एनोड, करंट एंटर्स द सेल थ्रू कैथोड। और एनोड वो इलेक्ट्रोड है जिस पर ऑक्सीडेशन और कैथोड वो इलेक्ट्रोड है जिस पर रिडक्शन होगी। अब वहां पर क्योंकि हमने बात की स्टूडेंट्स के कैथोड इज मेड ऑफ ग्रेफाइट जहां पर रिडक्शन होगी। अब मॉइस्ट इलेक्ट्रोलाइट मिक्सचर की हमने बात की थी, वहां पर एमोनियम क्लोराइड मौजूद है स्टूडेंट्स इन द फॉर्म ऑफ एमोनियम आयन एंड क्लोराइड आयन, सॉल्ट है। इलेक्ट्रॉन्स एमोनियम आयन जो होगा वो इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा, रिड्यूस हो जाएगा किस चीज में? एमोनिया में। उसका पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट जीरो में चला जाएगा, नेगेटिव में चला जाएगा स्टूडेंट, जीरो नाइट्रोजन की गैस में जाएगा। अब ओवरऑल रिएक्शन अगर हम देखते हैं, ओवरऑल रिएक्शन उसमें क्या होगा स्टूडेंट्स? एनोड पर जिंक ऑक्सीडाइज होगा, जिंक 2+ आयन में कन्वर्ट होगा और 2 इलेक्ट्रॉन्स उसके साथ रिलीज होंगे। इलेक्ट्रॉन्स एक्सटर्नल सर्किट से होते हुए पहुंच जाएंगे कैथोड पर। अब कैथोड पर क्या होगा स्टूडेंट्स? वहां पर मैंगनीज डाइऑक्साइड मौजूद है, इलेक्ट्रोलाइट में हमने बात की थी। उसके बाद एमोनियम क्लोराइड की बात हमने की जिसकी रिडक्शन होगी और उसके साथ साथ 2 इलेक्ट्रॉन्स जो कि जिंक से कैथोड की तरफ आए हैं, रिएक्शन होगा, डाइमैंगनीज ट्राइऑक्साइड की फॉर्मेशन होगी, एमोनिया फॉर्मेशन और उसके साथ साथ वाटर बनेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, ये कैथोड पर ये प्रोसेस हो रहा है। अगर हम ओवरऑल देखें रिएक्शन केमिस्ट्री, जिंक न्यूट्रल, मैंगनीज डाइऑक्साइड और इसी तरह एमोनियम आयंस तीनों रिएक्शन करके कन्वर्ट होंगे जिंक आयन में और उसके साथ साथ मैंगनीज ट्राइऑक्साइड में, एमोनिया और वाटर में। तो स्टूडेंट्स जब एमोनिया और जिंक आयन बन जाते हैं ये कॉम्प्लेक्स बना लेते हैं। इनकी कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन से ये सेल्स जो है ये इररिवर्सिबल सेल्स है। ये दोबारा अगर हम इसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोवाइड करेंगे तो ये रिएक्शंस दोबारा रिवर्स नहीं होंगे। एमोनिया एमोनियम क्लोराइड में कन्वर्ट नहीं होगा, जिंक डबल पॉजिटिव आयन से जिंक न्यूट्रल में कन्वर्ट नहीं होगा। इसलिए इन आयंस को हम क्या कहते हैं? इररिवर्सिबल सेल्स, जो एक दफा यूज हो जाते हैं और उसके बाद उनको डिस्कार्ड किया जाता है। स्टूडेंट्स लेक्चर में हमने डिस्कशन की फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। फर्स्ट लॉ को हमने डिस्कस किया मैथमेटिकल फॉर्म के साथ, सेकंड लॉ को हमने डिस्कस किया मैथमेटिकल फॉर्म के साथ और उसके बाद हमने
इलेक्ट्रोकेमिकल एनर्जी स्टोरेज के लिए जो डिवाइसेस यूज़ होते हैं जिनको हम बैटरीज कहते हैं उनकी डिस्कशन की, जिसमें हमने स्पेसिफिकली ड्राई सेल की डिस्कशन की विद इट्स केमिस्ट्री। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर के लिए इतना ही काफ़ी है। इंशाल्लाह जब हम नेक्स्ट लेक्चर में हाजिर होंगे तो एक नए टॉपिक के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।